ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे तो मुझे बता देना। ठीक है, दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? Yes. ठीक है, डे 6 का डेटा यस। सेट, डे 6 का, और बाद में डे 7 का ओपन कर देंगे। ठीक है, डे 6 के डेटा सेट में चलते हैं पहले। ठीक है, डे 6 का फाइल ओपन करके रखना। तो डेटा एनालिसिस टूल पैक हम देखने वाले हैं आज। तो थोड़ा डेफिनेशन बता देता हूँ एक्चुअली क्या है डेटा डेटा एनालिसिस टूल पैक में। आपको थोड़े डेटा साइंस वाले मेथड्स, जैसे आप मॉडल्स क्रिएट करोगे राइट, मशीन लर्निंग में उस तरीके के मॉडल्स आपको एक्सेल में प्री बिल्ट मिलते हैं। तो वो जो मॉडल्स क्या क्या है ना, हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। पहला थियोरेटिकल में आपको बता देता हूँ क्या क्या है, तो वो देखो। तो डेटा एनालिसिस टूल पैक का अगर डेफिनेशन देना है तो कैसे बताओगे राइट? तो जहाँ पे सिंपल लेमन लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, डेटा एनालिसिस टूल पैक वेयर वी हैविंग द मॉडल्स रिलेटेड टू द डेटा साइंस अकाउंट। एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन बता देंगे। उसके बाद क्या क्या है वहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वगैरह है सारी। मैं आपको बस हमारे इम्पोर्टेंट की चीजें बता देता हूँ। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो ना, तो आपको सैंपल डेटा क्रिएट करने के लिए बोलते हैं, सैम्पलिंग वगैरह रहते हैं। तो मैन्युअली सैंपल क्रिएट नहीं करना है, कैसे वहां पे आप मॉडल लगा के सैंपल क्रिएट कर सकते हो वो भी बता दूंगा। और हमारे एज अ डेटा एनालिसिस और डेटा साइंटिस्ट के लिए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इंपॉर्टेंट रहता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मैंने क्या होता है, आप समरी निकाल रहे हो पूरे हिस्टोरिकल डेटा की। मतलब क्या क्या निकालते हो वहां पे, मीन निकालोगे, मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, फिर मीडियन, फिर वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एरर। ये सारे जो भी डेटा होता है ना, फॉर्मूला से निकालते बैठना नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू यूज, हाँ फॉर्मूला है हमें पता है राइट, एक्सेल में फॉर्मूला से, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, इक्वल टू करके सम वगैरह ऐसे फॉर्मूला से निकाल सकते हो ना राइट। पर फॉर्मूला से निकालना नहीं है, फास्टेस्ट वे क्या है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे प्ले करते हैं उस तरीके का, मतलब विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप पूरा का पूरा समरी निकाल सकते हो राइट। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस समझ में आया, आप डिस्क्राइब कर रहे हो जो भी आपका डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। उसमें से आप जो डेली यूजेस के जो वैल्यूज डिस्क्रिप्शन रहते हैं, मीन रहता है, मोड रहता है, मीडियन रहता है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इस तरीके का जो भी आप समरी निकालोगे ना, उसको बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। समझ में आया डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का डेफिनेशन क्या बोलना है? ठीक है, फिर कोरिलेशन वगैरह है, कोवेरियंस है, उनके भी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन फाइंड करते हैं टू वेरिएबल्स में थे। और वेरिएंस का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो यहाँ पे कोवेरियंस का देखना, कोवेरियंस का डेफिनेशन क्या है, वहां पे स्ट्रेंथ इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन निकाली जाती है। ठीक है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ। तो देखो, आपको सेवन्थ या एंड एट स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला हुआ था राइट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था राइट। Yes. हाँ, तो यस। मान लो यहाँ पे देखो, स्पीड जो है टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरा स्पीड बढ़े, मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे राइट, तो डिस्टेंस उतना कवर करने के लिए सेम टाइम में आपको स्पीड भी बनाना बढ़ाना पड़ेगा। हम पैरामीटर में आपको समझा देता हूँ, देखो 30 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना है। अब 30 किलोमीटर में आधे घंटे में ट्रैवल कर रहा हूँ, टाइम सेम है, सेम आधे घंटे में जाना है राइट। अब मुझे डिस्टेंस मेरा बढ़ गया, 50 किलोमीटर हुआ, और 30 किलोमीटर में ही 30 मिनट्स में ही मुझे जाना है राइट। 50 किलोमीटर मुझे 30 मिनट्स में ही जाना है, तो मुझे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा राइट। हम्म, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, बेसिक है। हम्म, अगर तो वहां पे मेरा टाइम कांस्टेंट है, अगर मैं टाइम को कांस्टेंट रखूं तो
स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है, और मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट रखूं तो स्पीड और टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इस तरीके का जो प्रोपोर्शन आप जब भी मतलब स्ट्रेंथ भी बता रहे हो और डायरेक्शन भी बता रहे हो ना, तो उसे बोलेंगे कोरिलेशन। और आप सिर्फ डायरेक्शन बताते हो ना, तब कोवेरियंस आता है। तो आप जब भी बस हाई लेवल पे अंडरस्टैंडिंग कर लेना। आपका स्टैट्स हुआ है ना, राइट? यस। Yes. तो स्टैट्स में आपने पढ़ा है कोरिलेशन कोवेरियंस, हम्म। हुआ है? अगर नहीं हुआ तो एमएल के टाइम भी आप पढ़ लोगे, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है? तो चीजें कैसी रिफ्लेक्ट होती है ना, वो बस अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जब भी आप कोरिलेशन बताओगे ना, तो किस तरीके से बताते हो? +1 0 और -1 इस तरीके में आता है। तो +1 मैंने परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कभी नहीं आता। 0 मीन्स नो कोरिलेशन और माइनस मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है? अब यहाँ पे आपको थोड़े एग्जाम्पल दिए, देखो। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम का सेल्स भी बढ़ता है, राइट? अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, राइट? तो यस। ठंडा खाने, जो कोल्ड प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बढ़ जाती है, राइट? तो यहाँ पे बोल सकते हो आप पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट? +1 की तरफ जा रहे हैं। और बिजनेस में देखो, स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम टेकन रिड्यूस हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे नेगेटिव, जो आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो मैंने रिलेशन समझाया था ना, वो बस यही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ और डिस्टेंस उतना ही है। मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं जा रहा हूँ, तो मुझे आधा घंटा लगता है। अगर मैं 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाऊँ तो टाइम कम लगेगा, राइट? 15 मिनट में ही पहुंच जाऊंगा ना, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 30 किलोमीटर। समझ में आ रहा है प्रसन्न और सोनिया? Yes. मान लो आपका व्हीकल है, राइट? आप बस से जाते हो, बस से जाओगे सेम, यहाँ से सोलापुर की ट्रेन है, राइट? तो सोलापुर की ट्रेन से अगर मैं जाऊंगा तो ट्रेन से कम टाइम लगता है, और वैसे आप बस से या बाइक से जाओगे तो बस से बात करें तो बस से 6 घंटा लगता है, राइट सोनिया? हैव ट्रेवल्ड Yes. फ्रॉम पुणे, राइट? Yes. तो वैसे ही ये कॉन्सेप्ट था। तो रिलेशन वहां पे बिल्ड होते हैं, तो बिजनेस में भी आपको इस तरीके से बिल्ड रिलेशन आपके बनते हैं डेटा के साथ। तो वहां पे आपको वो रिलेशन, कोवेरियंस वगैरह चीजें पता होनी चाहिए। अब कोवेरियंस में देखा, हम स्ट्रेंथ नहीं बताते, बस उसे एक उसका जो डेफिनेशन है, पॉजिटिव कोवेरियंस बताएंगे, नेगेटिव कोवेरियंस और जीरो कोवेरियंस। पॉजिटिव कोवेरियंस मीन्स variables moving in the same direction, negative covariance means variables moving in the opposite direction। तो यहाँ पे मुझे इस एग्जांपल में बताओ कौन सा पॉजिटिव कोवेरियंस है और कौन सा नेगेटिव है? टेम्परेचर और आइसक्रीम वाला कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, करेक्ट करेक्ट। और स्पीड और टाइम वाला बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव। सिंपल सिंपल है पर, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? बस थ्योरेटिकली आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पे चले जाएंगे। आपका ऑलरेडी हो ही चुका है तो इतना इन डेप्थ नहीं देखेंगे, ठीक है? तो एफ टेस्ट वगैरह पता है ना आपको? एफ टेस्ट जब भी एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जहाँ पे टू वे वेरिएंस जो रहता है टू डेटा सेट्स का। मतलब यहाँ पे देखो, या इस तरीके के आपको दो डेटा सेट दिए है ना, तो अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है तो आप एफ टेस्ट या टी टेस्ट वगैरह प्रेफर कर सकते हो। हाँ, मल्टीपल अगर 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स है आपके पास, तो उस टाइम पे एफ टेस्ट या टी टेस्ट जो है ना फेल होता है। तब आप उस वक्त क्या यूज कर सकते हो? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज कर सकते हो, एनओ यूज होता है, ठीक है? अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में क्या कर रहे हो आप? मीन कंपेयर कर रहे हो 3 और मोर ग्रुप्स का और डेटा सेट्स का। तो वहां पे दो टर्मिनोलॉजीज आती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में, आपको बता देता हूँ। तो एक हाइपोथेसिस एंड ओवर रहता है, मतलब जैसे दो टर्म्स यूज करते हैं हाइपोथेसिस में। एक नल हाइपोथेसिस
और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, आपके जितने भी डेटा सेट्स है या जितने भी ग्रुप्स है, उनका अगर मीन सेम आया, इक्वल आया, तो उसे नल हाइपोथेसिस बोल रहे हैं, ये जीरो मार्किंग होता है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 जो रहता है ना, एटलीस्ट एक आधा ग्रुप का मीन अगर उस पर्टिकुलर ग्रुप से अलग आ रहा है, तो उसे हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल वन, बस आप प्रैक्टिकल जैसे देखते चले जाओगे ना, ठीक है। और वेरिएंस का मैं आपको यहाँ पे देखो बता देता हूँ। वेरिएंस मतलब क्या होता है, स्प्रेडिंग रहता है। आपका बेल कर्व है ना, राइट? तो बेल कर्व में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में क्या होता है बताओ मुझे, मीन रहता है, राइट? और मीन से आप जितना स्प्रेड करते हो ना, उसे कहते हैं वेरिएंस। स्प्रेडिंग फ्रॉम योर मीन वैल्यू, ठीक है। वेरिएंस में तो वेरिएंस का अगर मैं चाहूँ, नीचे डेटा भी है, मैं डेटा भी दिखा देता हूँ, पर पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो फॉर्मूला इस तरीके का है वेरिएंस का, यहाँ पे देखो, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन लेते हो, एक्स माने आपका जो वैल्यू है माइनस म्यू, म्यू माने मीन, उसका स्क्वायर कर दोगे और टोटल नंबर जो है सैंपल वैल्यू है उससे डिवाइड करोगे पॉपुलेशन में, और सैंपल वेरिएंस में n माइनस वन करते हो। और अगर इसे यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दिया ना, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। बस सिंपल फॉर्मूला से, स्टैट्स के फॉर्मूले से आपको बस अंडरस्टैंड करना है और पढ़ना है, ठीक है। वेरिएंस, अब थोड़ा डिफरेंस भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखना, स्क्वायर है ना, इसके वजह से वेरिएंस का जो स्प्रेडिंग जो रहता है ना, वो ज्यादा रहता है, स्प्रेडिंग ज्यादा स्प्रेड होता है। तो इसके वजह से आप क्या यूज करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालता है ना, स्क्वायर रूट की वजह से स्प्रेडिंग कम होता है, वो एक्चुअल वैल्यू रहता है, समझ में? तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक एग्जांपल के लिए डेटा सेट दिए, तो अगर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा सेट है ना, यहाँ पे स्प्रेडिंग की नहीं मिलेगी, वैल्यूज देखना 10 10 10, स्प्रेडिंग नहीं मिलती इस तरह के डेटा में, सेम वैल्यू मिल रहे हैं। पर नीचे दूसरा जो डेटा है, यहाँ पे देखना डिफरेंस है हर एक डेटा में थोड़ा वैल्यूज में, तो यहाँ पे स्प्रेडिंग मिलेगी आपको, राइट? अगर यहाँ पे कैसे करोगे, 5 10 15 20 का मीन निकालोगे, फिर वैल्यू 5 माइनस मीन डिवाइड बाय कितने डेटा सेट है, 5 डेटा सेट, 4 है, राइट? तो 4 से डिवाइड करोगे, राइट? सिंपल है ना, कैलकुलेशन कैसे करना है पता पता चल रहा है ना। तो हम ये सारा जो कैलकुलेशन है ना, मैन्युअली नहीं करते बैठते, उसके लिए हमारे पास मेथड्स है, कैसे करते हैं। तो मैं आपको सैंपल वगैरह थोड़ा इंडस्ट्री में कैसे परफॉर्म किया जाता है टास्क, वो बता देता हूँ। तो इंटरव्यू में कभी कभी जानबूझ के ना, फ्रेशर या कोई ऑर्गेनाइजेशन में नया बंदा आ रहा है ना, उसके सैंपल निकालने के लिए कहते हैं। तो सैंपल क्या करते हैं, कभी कभी स्टूडेंट आते हैं ऐसे ही डेटा कॉपी करते हैं और कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करवा के देते हैं, सर मैंने सैंपल निकाल के दे। ऐसा नहीं करना है कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर इंटरव्यू में कुछ पूछा तो वहां पे आपके पास ऑप्शन क्या होता है ना, डेटा में जाओ, डेटा एनालिसिस टूल पैक है, देखो यहाँ पे एनोवा वगैरह सारी चीजें हैं। तो ये सारे आप मॉडल्स जो है, तो आप मॉडल्स आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट? तो मशीन लर्निंग आप जैसे ही लर्न करोगे ना, तो आपको कुछ कुछ मॉडल्स वहाँ पे बनाने पड़ेंगे, और कुछ कुछ रेडीमेड मॉडल्स है आपको यूज करेंगे, तो आप वहाँ पे यूज कैसे करना है वो आप सीख जाओगे, तो उसका टेंशन मत लेना। पर यहाँ पे एक्सेल में कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सैम्पलिंग का मॉडल है, यहाँ पे देख लो सैम्पलिंग। मैं सैम्पलिंग को चूज करूंगा, कहाँ पे आना है, मेरे साथ आ जाओ, डेटा में आ जाओ, डेटा में आ जाओ, इसे क्लोज कर देते, डेटा में आना है, डेटा एनालिसिस टूल पैक हमने कल इनेबल किया था, राइट? कैसे इनेबल किया था पता है ना? यस। हाँ, आपको ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पे आ जाओ। सैम्पलिंग वगैरह है क्या नहीं मुझे बताओ, अगर आपका एक्सेल इंस्टॉल्ड है ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रॉपरली सैम्पलिंग वगैरह, Yeah, there it है? is. ठीक है, अब ओके, ओके पे क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो सैम्पलिंग का
इनपुट डायलॉग आ जाता है। तो इनपुट डायलॉग में हम वैल्यूज पास करेंगे। इनपुट रेंज में क्लिक करना और जो पहला प्रॉफिट है ना उसके फर्स्ट सेल में कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो, पूरा का पूरा डेटा है। ऑलमोस्ट 2000 के आसपास डेटा है। 2289 रोज है। 89. और ठीक है, वहां तक सिलेक्ट कर देना। उसके बाद लेबल चूज कर देना। लेबल दिया है हमने स्टार्टिंग में, राइट। और रैंडम सैंपल आप कितने 50 सैंपल निकालना चाहते हो 50 दे दो। और न्यू वर्कशीट न्यू प्लाई लेना, ठीक है। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन फिल कर दी, मुझे बता दो। फिल कर दिया, तब तक मैं रुकता हूँ। न्यू प्लाई को नाम मत दे दो, यहाँ पे वो ऑटोमेटिक नाम ले लेता है। और ओके पे क्लिक कर देना, तो एक नया शीट कर देगा और उसके फर्स्ट रो से ही डेटा फिल कर देगा। आपको 50 ऑलमोस्ट सैंपल डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी जानबूझ के क्वेश्चन पूछा जाता है आपको टेस्ट करने के लिए कि भाई इसका आपको नॉलेज है या नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट। और एज अ डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये मॉडल पता रहेगा, ठीक है। सिंपल है ना। Yes. ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो इम्पोर्टेंट रहता है ना वो बता देता हूँ कैसे करना है। ये वाला टास्क कंप्लीट हुआ है, बताओ हो गया, बताओ। Yes. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आना। सेम डेटा टाइप में जाना है। डेटा टाइप में डेटा एनालिसिस टूल पैक है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ले लो। हाँ, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है आपके पास, राइट। उसे चूज करना, ओके क्लिक कर दो, ठीक है। अब मैं सेम कॉलम पास कर रहा हूँ प्रॉफिट वाला। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा का पूरा रेंज कर दो। और यहाँ पे ग्रुप बाय में कैसे रखा, कॉलम ही रहने दो, ठीक है। और लेबल हमने दिया, राइट। लेबल है हमारे न्यू वर्कशीट पे सिलेक्टेड है। और यहाँ पे देखना समरी स्टैटिस्टिक्स में सारे के सारे चेक बॉक्स चेक कर लेना। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेता है, इसे चेंज मत करना, ठीक है। एज इट इज रखने दो। तो सारे के सारे चेक बॉक्स नीचे वाले जो है 4 चेक बॉक्स, समरी स्टैटिस्टिक्स, कॉन्फिडेंस लेवल फॉर मीन, केथ लार्जेस्ट केथ स्मॉलेस्ट, सारे ले लो। और उसके बाद ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करते हो नया शीट ओपन कर देगा। वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी कहते हैं इसे। ये पूरा सिलेक्टेड है। जब होम में आना है इसे बॉर्डर दे दो, ऑल बॉर्डर कर देना। और ऑल बॉर्डर के बाद फॉर्मेट में होम टैब में ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, बस ये चूज कर लेना। तो सारे के सारे देखो यहाँ पे मीन मिल गया है, स्टैंडर्ड एरर है, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल वेरिएंस देखो कितना स्प्रेड हो चुका है स्क्वायर रूट की वजह से। स्क्यूनेस है तो मिनिमम मैक्सिमम है, राइट। सम है, फिर काउंट दे दिया है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, राइट। तो इस तरीके का डेटा आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते नहीं बैठोगे। पर्टिकुलर कॉलम का आपको अगर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है तो इस तरीके से प्ले कर सकते हो, राइट। और यहाँ से वैल्यू ले सकते हो। सिंपल है ना। Yes. ठीक है, Yes. आपका डेटा एनालिसिस टूल पैक यहाँ पे फिर वेल एंड गुड, ठीक है। समझ में आया डेटा एनालिसिस टूल पैक। Yes. तो आपका एमएल वगैरह हो जाने दो। एमएल के बाद आप उसे प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से कर सकते हो। तो एमएल में भी आपको सैंपल मॉडल क्रिएट करना आना चाहिए। सैंपल डेटा क्रिएट करते हैं हम, वो भी मॉडल बहुत अच्छा है। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कहा जाता है कि मुझे सैंपल मॉडल, सॉरी सैंपल डेटा क्रिएट कर दो, करवा के दो। तो काउंट दे देंगे आपको कितना देना है, 10,000 20,000 50,000 इस तरीके का काउंट रहता है। और उनके पास ऑलरेडी डेटा रहता है। तो वहां पे फिर आपको मॉडल बनाना पड़ेगा मशीन लर्निंग में। तो वो कैसे बनाओगे आप बाद में सीख लोगे, ठीक है। पर बेसिक तो समझ में आया क्या है। Yes. Yes. और बस ये थ्योरेटिकल ना मैंने आपके लिए ऐड करके रखा है। अगर इंटरव्यू में पूछा ना तो यहाँ से पढ़ के बता पाओगे हर एक का डेफिनेशन क्या है।
वेरिएंस हम मोस्टली पूछते हैं, वेरिएंस का डेफिनेशन देखना। वेरिएशन क्या बताओगे? स्प्रेडिंग फ्रॉम द मीन वैल्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन कब लेना पड़ता है, ये भी डिफरेंस बता पाओगे ना? स्टैंडर्ड वैल्यू कब लेते हैं? अगर आपका वेरिएंस बहुत ज्यादा आ रहा है, स्प्रेडिंग बहुत है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हो, क्योंकि वहां पे स्क्वायर रूट लगता है। बिकॉज ऑफ द स्क्वायर रूट वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू लाइक आवर डेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लगा दिया आपने, ये वाला ट्राई कर लिया। तो अगले टॉपिक पे बढ़े फिर। ठीक है, तो डे 7 का एक डेटा सेट है ना, वो ओपन कर देना। यहाँ पे पावर क्वेरी पे है, पावर क्वेरी पे हमें देखना है। ठीक है, तो मास्टर डेटा, ये वाला डेटा पता है ना आपको? डे 1 डे 2 में हमने देखा था, राइट? ये वाला डेटा याद है? Yes. Yes. तो मैंने बताओ इसका कौन सा है फिर? Organization. ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, राइट? एम्प्लॉय एम्प्लॉय वाला डेटा सेट है। ठीक है, Hmm. ठीक है फिर। तो मैक्रो का मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। मैक्रो हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर मैक्रो से पहले ना मुझे आपके साथ ये डेवलपर टैब चेक करो दो। आपने उस दिन डेवलपर टैब को भी चेक करवाया था ना मेरे से? हाँ, Yes. हाँ, ये वाला Yeah. ऑप्शन आ रहा है आपको, देखो यहाँ पे Mm-hmm. मैक्रोज वगैरह रहते हैं। तो हम विजुअल बेसिक वगैरह पढ़ने वाले हैं। अरे, आ रहा है ना आपको? डेवलपर टैब आ रहा है ना सभी को? प्रसन्न, Yes. सब ठीक है? Yes. ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा थियोरेटिकली मैं क्लियर करवा देता हूँ। मैक्रो क्या है? देखो, मैक्रो इन एक्सेल इज अ रिकॉर्डेड और रिटन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन माने क्या है? कोड। जो आप भी कोड राइट करते हो ना मैक्रो में, उसे इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। दैट ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क। मैक्रो समझ में आया? अब मैक्रो का जो बैक मतलब एक रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग है। जो उस रिकॉर्डिंग में क्या होता है, एक कोड है आपके पास, जो आपने कुछ कोड लिखा उसका रिकॉर्डिंग है। आप कर सकते हो, तो वहां पे रिकॉर्डिंग का भी बटन है, कैसे रिकॉर्ड वगैरह करते हैं हम सारी चीजें देखेंगे। तो मैक्रो ये है। अब मैक्रो में क्या यूज होता है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन लैंग्वेज यूज होता है। दोनों का डिफरेंस समझ लेना, दोनों में डिफरेंस है। मैक्रो का डेफिनेशन दे पाओगे यहाँ से? अगर पूछा तो कंफ्यूज मत हो जाना। और मैक्रो के अंदर हम क्या यूज करते हैं? मैक्रोज इज रिटन इन विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, राइट? तो फॉर एग्जांपल आप पावर बीआई यूज करोगे, राइट? तो पावर बीआई में, पावर क्वेरी एडिटर में आपको यम लैंग्वेज मिलती है। और जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप में आओगे, वहां पे डैक्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो लैंग्वेज चेंज हो रहा है, राइट? और पावर क्वेरी, तो ये एक्सेल में भी सेम है। एक्सेल में भी आपको पावर क्वेरी मिलता है, तो वहां पे एम लैंग्वेज, जो यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन है ना, वहां पे एम लैंग्वेज यूज होती है बैकग्राउंड में। तो हमें वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है, पर बैकग्राउंड में हम बस, जो पावर क्वेरी है एक यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन है, उसे यूज करते हैं, और बैकग्राउंड में वो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है वो कोड लिखता है एम लैंग्वेज में। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे एक एड ऑन आ जाता है, जो ऑटोमेशन के लिए आता है, उसे कहते हैं मैक्रो, राइट? तो उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज होती है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब मान लो ये आपका विंडोज है, राइट? विंडोज का लैंग्वेज पता है क्या किसी को? ये आपका विंडोज सिस्टम है ना, इस विंडोज सिस्टम का लैंग्वेज Binary. पता है? नहीं नहीं, बाइनरी नहीं है। विंडोज का जो लैंग्वेज होता है ना, वो डॉट नेट है। जब भी जो भी आप यहाँ पे देखो, कैलकुलेटर में टाइप करते हो, ये एप्लीकेशन है, राइट? ये एप्लीकेशन जो बना है ना, वो डॉट नेट से बना है। डॉट नेट, वीबी डॉट नेट, विजुअल बेसिक डॉट नेट से एप्लीकेशन बनते हैं सारे के सारे। तो उसका एक एडवांस वर्जन है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो ऑटोमेशन में यूज होता है, राइट? तो एक्सेल में मैक्रो में वो यूज हुआ। तो वहाँ पे वीबीए डेवलपर वगैरह सारी चीजें वहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है,
क्लियर है? लैंग्वेज क्या है और टूल कौन सा है, समझ में आया? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपको ऑलरेडी ये सिक्योरिटी का रीजन तो पता है, लिमिटेशन वगैरह क्या है उसके, क्योंकि इतना एडवांस सिक्योरिटी नहीं मिलता यहाँ पे। पर वीबीए जो वीबीए लैंग्वेज बोल दो या मैक्रो फेमस क्यों है? बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन। आप टास्क को ऑटोमेट करवा सकते हो, सेम टास्क आप रिपीटेडली परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब लैंग्वेज की बात करते हैं कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन क्या है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। It is a programming language used to automate Yes. tasks and build logic inside the Microsoft application, especially Excel. बस आपको डेफिनेशन, दो डेफिनेशन बताने, वहां पे इंटरव्यू में जाके मैक्रो को लैंग्वेज मत बता देना, समझ गए? ये कंफ्यूजन मत रखना। लैंग्वेज अलग है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वीबीए यूज कर रहे हो, मैक्रो तो एक फीचर की तरह यूज होता है। Yes. ठीक है, फिर दोनों का डेफिनेशन बता देना। तो बहुत सारे मतलब एक्सेल में वीबीए डेवलपर या वीबीए एनालिस्ट का भी एक रोल रहता है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली मतलब वो वीबीए में पॉपुलर है, तो वहाँ पे आपको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्सेल में आपको इस तरीके का वीबीए डेवलपर का भी रोल मिल जाएगा। आई थिंक योर इन योर ऑर्गेनाइजेशन माइट यू हैव Mm-hmm. दैट रोल, राइट? Yeah. बिकॉज मोस्टली योर ऑर्गेनाइजेशन फेमस फॉर एक्सेल ओनली। ठीक है, अब कोड की बात करते हैं। देखो यहाँ पे कोड होता है, तो जो सब हेलो यूज किया है ना और एंड सब यूज किया है, और इसमें बीच में एक कोड है, तो क्या क्या है बता देता हूँ। सब है ना, तो सब एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर माने एक कंटेनर रहता है, एक कंटेनर में आप कोड लिख सकते हो। तो वीबीए में वो प्रोसीजर आपको हर बार देनी ही पड़ेगी। उसके बाद आप जैसे एक से पाइथन में फंक्शन लेते हो, तो उस तरीके का फंक्शन यहाँ पे हेलो पास करोगे, जैसे हम प्रोसीजर बोलते हैं। उस प्रोसीजर में आपका जो भी कोड रहेगा वो कोड लिखोगे, और कोड होते ही बस उसे एंड सब करना है, तो वो ऑटोमेटिक कर देता है। कैसे करता है वो, क्या करता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आ जाओ डे 7 में, आ जाओ डेवलपर में, आ जाओ विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन देख रहे हो, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे वीबीए में आ जाओगे, क्लिक, गड़बड़ मत करना, मैं जितना भी बोल रहा हूँ उतना ही करना। ठीक है, यहाँ तक आ जाओ। Just a minute. Could you please show this again? ठीक है, देखो डेवलपर टैब में क्लिक करना है, सिंपल है। डे 7 का डेटा सेट ओपन करो। पहले बताओ, डे 7 का डेटा सेट ओपन करते, Yes. मास्टर डेटा में आ जाओ, Yeah. डेवलपर टैब में आ जाओ। डेवलपर, यहाँ पे देख रहे हो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, Yes. वहां पे क्लिक कर दो। Done. अब शीट 1 में आ जाओ, शीट 1 पे डबल क्लिक कर देना। Just a minute. Done. अब यहाँ पे टाइप करो, सब टाइप करो। सब के बाद क्या आपका प्रोसीजर था उसका नाम दे दो, हेलो, और डबल क्लोज ब्रैकेट दे दो, और एंटर क्लिक कर दो। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक एंड सब आ जाता है। Yes. हो गया। अब थोड़ा और 2-3 बार एंटर प्रेस कर देना, और यहाँ पे बीच में थोड़ा गैप क्रिएट कर देना, और बीच वाले पे कर्सर क्लिक करके सेंटर वाले पे यहाँ पे क्या टाइप करना है, कैपिटल MSG, मैसेज बॉक्स। ठीक है, क्या मैसेज बॉक्स में दिखाना था हमें, डबल कोट्स में, हेलो एक्सेल, राइट, हेलो कॉमा एक्सेल, और उसके बाद एक्सक्लामेटरी मार्क और डबल ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक टाइप हो गया।
Yes. अब इसे रन करवाने के लिए देखो यहाँ पे रन बटन है, F5 से कर सकते हो और तो रन से भी चलता। जैसे रन करोगे तो यहाँ पे एक्सेल में हेलो एक्सेल का पॉपअप आ जाएगा। तो इस तरीके से मैक्रो में विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, कैसे लैंग्वेज रन होती है, कैसे कोडिंग वगैरह करते हैं, तो इस तरीके से हम प्ले करते हैं। ठीक है, सिंपल है ना। तो ये विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का स्टूडियो है पूरा का पूरा। Mm-hmm. तो इसके डिटेल में हम जाने वाले नहीं है, क्योंकि फिर इसको पढ़ाने में आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम चले जाएगा। पर हमारा टास्क क्या है, ऑटोमेशन वगैरह कैसे करते हैं और बेसिक कोडिंग कैसे होती है, वो बस आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा वाला एक कोड देखो। तो एक आपको यहाँ पे वीबी और मैक्रो का डिफरेंस दे दिया है, तो ये वाला डिफरेंस रीड करके रखना, कभी कभी इंटरव्यू में पूछते तो बता देना। ठीक है, अब यहाँ पे कोड मैंने दूसरा कोड भी लिख के रखा है, तो ये वाला कोड आपको यूज करना है। मान लो आपको 2 वेरिएबल्स का सम वगैरह कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं कोड पहले बता देता हूँ। देखो, सब तो आपको यूज करना है ताकि आपको एक प्रोसीजर स्टार्ट करनी है, राइट। प्रोसीजर स्टार्ट होते हैं तो उसे उस कंटेनर को क्लोज भी किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे बीच में आप कोड लिखते हो। तो ये कोड में क्या यूज किया है, यहाँ पे देखना, ये डिम है ना, डिम यूज किया जाता है मैक्रो में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। पाइथन में इसकी जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे ऐसा चलता है। तो डिम से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, उसका डेटा टाइप वगैरह दे दो, फिर उसके बाद उसे वैल्यूज असाइन कर देना। वैल्यू असाइन होते हैं आप जो आपका कैलकुलेशन परफॉर्म करो और उसे शो करना चाहते हो, या कोड में यूज करना है तो कोड में यूज करना है। तो देखो, सेम जो यहाँ पे मैक्रो का आया, यहाँ पे चले आना और इस कोड को सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबा देना, हटा दो इसे। ठीक है, हटा दिए। तो सेम कोड हम डालेंगे, सब नाम देना, सब में क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स, और उस ब्रैकेट को क्लोज कर देना। जैसे ही एंटर करोगे एंड सब आता है, तो यहाँ पे बीच में एक छोट एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस कर देना, तो स्पेस क्रिएट करनी है इस तरीके के। तो हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, तो कोड क्या था, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इसकी, डिम से, राइट। डिम ए एज इंटीजर, राइट। अब मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, और इसके नाम चेंज करेंगे, बस बी रख देंगे और इससे सम। यहाँ तक कर दिया, करने के बाद मुझे बताओ, यहाँ तक आ चुके हो? Yes. Yes. ठीक है, फिर अब देखो, हमने तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, कोड भी दिखा देता हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसे वैल्यूज असाइन करना है। तो वैल्यू कैसे असाइन करोगे, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। ठीक है, और यहाँ पे सम ले लो, सम इज इक्वल टू a प्लस b, हो गया। और यहाँ पे मैसेज बॉक्स का कोड लिख देना, msg box। मैसेज बॉक्स में क्या दिखाना चाहते हो, डबल कोट, सम ऑफ a एंड b इज, उसके बाद कोलन देके वैल्यूज, और एंड से कॉन्केटिनेशन करना है। एंड देखो, एंड से कॉन्केटिनेट, और कौन सा वेरिएबल पास करना है, सम वेरिएबल पास कर, हो गया आपका कोड रेडी, राइट। यहाँ तक लिखने के बाद मुझे बता देना। Done. डन। तो और इसे रन करवा दो, रन करते यहाँ पे रन करते सम ऑफ ए एंड बी आपको दिखेगा। ठीक है, ओके कर देना। सिंपल है ना।
पर कोड बहुत लेंदी आता है। यहाँ पे वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करो, पाइथन में इस तरीके की जरूरत नहीं। पाइथन में आप डायरेक्टली ए इज इक्वल टू पास करोगे, पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है डेटा टाइप वगैरह सबका, और इसका डायरेक्ट सी वेरिएबल में सम कर दोगे ए प्लस बी। ये हो गया। Yes. पाइथन दिखा दो आप। पाइथन यू कैनॉट ट्राई इट, बट लेट मी ट्राई, ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी पाइथन इंस्टॉल। देखो यहाँ पे पाइथन का बस मेरे स्क्रीन पे देखना। आपका हो गया ना कोड, मैक्रो में कोड लिख लिया ना? Yes. ठीक है, आप यहाँ पे फोकस कर देना। पाइथन में बता देता हूँ मैं कैसे करना। यहाँ पे आता हूँ, पाइथन में cmd टाइप करूंगा कमांड प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली, jupyter नोटबुक, ठीक है। तो एक नोटबुक ओपन कर देगा ब्राउजर में। मेरे इसमें ऑलरेडी जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड है, ठीक है। पाइथन में बहुत इजी हो जाता है। पाइथन इज एडवांस लैंग्वेज जहाँ पे आपको वेरिएबल वगैरह डिटेक्ट करने, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। पाइथन इतना एडवांस है कि खुद वेरिएबल जो है उसका डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेता है और असाइन करके आपको पूरे वैल्यूज भी दे देगा। दैट मच एडवांसनेस दैट पाइथन हैव। ठीक है, ओपन हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू पाइथन फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to a plus b, और नीचे प्रिंट में लिख दूंगा c। तो जैसे एंटर करवा देता हूँ, यहाँ पे देख वैल्यूज आ रही, Yes. इतना एडवांस है। अब मैं चाहो तो टाइप भी दिखा देता हूँ, किसी एक वेरिएबल का टाइप दिखा देता हूँ। क्या मुझे डेटा टाइप वगैरह डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी? ऑटोमेटिकली नहीं। No. तो इतना एडवांसनेस है पाइथन में, ठीक है। दैट्स व्हाई पाइथन इज नोन एज एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। क्लियर है? Yes. मैक्रो क्लियर है? बेसिक्स पता है मैक्रो के, चल गए? ठीक है, फिर अब इसे क्लोज करना चाहते हो क्लोज कर दो। तो देखो अब क्या करना है हमें, आपको ये मास्टर का डेटा दिया है। अब आप मेरे साथ परफॉर्म मत करना, घर पे परफॉर्म करना, क्योंकि ये टास्क जो मैं बताने वाला हूँ ना इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें एक भी मिस्टेक हुआ है ना, आपका मैक्रो रन नहीं हो पाएगा और आप उस कोड को फिक्स करने में टाइम चला जाएगा। उतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो बस मेथड अंडरस्टैंड कर लेना। जो मेथड में स्टेप्स आपको ओरली बताऊंगा और प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वो बस आपको परफॉर्म करने। तो मुझे पहले परफॉर्म करने दो, उसके बाद आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो मैं देखो, मैं मैन्युअली आपको टास्क बता देता हूँ क्या करना है। देखो ये डेटा सेट है ना, इसका डेटा फॉर्मेटिंग करना है। तो डेटा फॉर्मेटिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है मैं बता देता हूँ। देखो इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से ऐसे कंट्रोल सी करना है और नए शीट में लेके जाना है, राइट। यहाँ पे आते ही होम टैब में आना है, होम में इसे बॉर्डर लगा देनी, राइट। और इसे ऑटो फिट भी कर देना, ठीक है। ऑटो फिट कर दिया, उसके बाद हर एक कॉलम के डेटा टाइप, यहाँ पे तीनों का डेटा टाइप लेना है। इसे टेक्स्ट में कर दो, ये जनरल में रहने दो, ग्रेड वाला। उसके बाद ये जो है ना, इसे नंबर से दो, डेटा टाइप को नंबर्स में लेना है। मेल वाला जो है टेक्स्ट में रहेगा, सीटीसी वाला करेंसी में लेना, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखो नंबर फॉर्मेट में आ रहे हैं, राइट। एंटरप्राइज का डेटा होने की वजह से नंबर फॉर्मेट में, इसे लॉन्ग डेट में, यहाँ पे लॉन्ग डेट में लेना है। तो इस तरीके का डेटा फॉर्मेटिंग टास्क को आपको ऑटोमेट करना है। तो वो कैसे ऑटोमेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा में आपके पास, सॉरी डेवलपर में मैक्रोज वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे मैक्रोज वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से
आपको सारे के सारे मैक्रोस जो भी आपने बिल्ड किए हैं वो सारे के सारे देखने को मिलेंगे, पर हम क्या यूज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग मैक्रो, ये वाला यूज करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो को। तो वो कोड जो है, जो हमने अभी वीबी वाला कोड दिखा था ना रे, तो वीबी वाला कोड वो ऑटोमेटिक लगा देता है। समझ में आ रहा है वो कैसे लगा देता है, दिखाता हूँ मैं अभी, देखो मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड मैक्रो पे मुझे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उस मैक्रो को नाम दे सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस टेस्ट 1, ठीक है, ये नाम दे दिया। यहाँ पे देखो शॉर्टकट की देना चाहते हो दे सकते हो। शॉर्टकट की से क्या होता है ना, आप जैसे शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू दे दिया है यहाँ पे, तो कंट्रोल क्यू प्रेस करते हुए ये मैक्रो रन हो जाएगा। अगर देना चाहते हो दे सकते हो, कोई जरूरत नहीं अभी, ठीक है। हम ये जो मैक्रो है ना, वहाँ पे हमें हमारे ये मैक्रो जो ऑर्गेनाइजेशन वाला क्रिएट किया है ना, वो फाइल आपको मिलेगी वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो स्टोर दिस मैक्रो, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। दिस वर्कबुक, अगर ये जो पर्टिकुलर डे 7 का वर्कबुक है इसमें स्टोर करना है, इसे स्टोर कर सकते हो। न्यू वर्कबुक लिया तो न्यू नए वर्कबुक में वो मैक्रो वाली चीज वगैरह आ जाएगी। और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक मतलब क्या होता है ना, एक एक्सेल एसएम मैक्रो वर्कबुक क्रिएट कर देता है, और वो हर एक जो भी वर्कबुक आप ओपन करोगे ना, उसमें वो सारा मैक्रो दिखाई देगा आपको। तो हम ये 2 ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, दिस वर्कबुक वाला विल बी फाइन फॉर यू बस, ठीक है। तो यही लेना है। और डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ लिखना चाहते हो, जैसे कि वी आर ऑटोमेटिंग डेटा फॉर्मेटिंग टास्क, हो गया, ओके कर दो। डिस्क्रिप्टिव देना है, नहीं देना तो नहीं दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखना, अब थोड़ा यहाँ पे फोकस करना। तो जैसे मैंने स्टार्ट मैक्रो पे बटन पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, राइट। तो ये आपका इनेबल हो जाता है। तो देखो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, पहले A1 पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट, कंट्रोल शिफ्ट राइट वर्ड एरो, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड, पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर दिया। फिर कंट्रोल सी से कॉपी करेगा। कॉपी होते ही मैं नए बटन पे क्लिक करूंगा। नए बटन पे फिर जो फर्स्ट सेल है ना, यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा। कंट्रोल वी हो गया। उसके बाद होम टैब में जाना है, ऑल बॉर्डर ले लेना, चूज कर लेना। उसके बाद होम टैब में ही फॉर्मेटिंग में ऑटो फिट कॉलम से ऑटो फिट कर देना। फिर मैं आउटसाइड पे क्लिक करूंगा, फिर मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगा। फर्स्ट नेम से मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ठीक है, शिफ्ट से लेना चाहिए था, ठीक है ठीक है। तो ऐसे गलती नहीं करनी है अपने को, मैं रिकॉर्डेड स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार क्या कर दे फिर से, तो ये टास्क है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, गलती हो गई तो फिर ऑटोमेशन में भी दिक्कत होती है। फिर से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मास्टर में आते, पहले क्या करना था मुझे, ये तीनों सिलेक्ट करने थे ना, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट से सारे के सारे यूज कर लूँ, ठीक है। तो फिर से ट्राई करता हूँ रिकॉर्डिंग मैक्रो, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है ना, ये बैकग्राउंड में कोड क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ना हमें कोई एरर नहीं चाहिए, परफेक्ट ही कर लेते। तो मास्टर डीबी टेस्ट 2 के नाम से दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। मुझे क्या करना था, पहले यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट वर्ड एरो, फिर डाउनवर्ड एरो, पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, सी कंट्रोल सी के बाद नए शीट पे क्लिक कर दिया, फिर A1 पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। फिर उसके बाद होम पे जाके ऑल बॉर्डर्स लेने, ऑल बॉर्डर्स के बाद फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम्स कर देते, हो गया। फिर उसके बाद मैं बाहर क्लिक करूंगा, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करते, ठीक है। बाहर क्लिक करने के बाद
फिर से A1 पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट से मैं सी तक ले लूंगा, ठीक है। शिफ्ट से फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा के पूरा नीचे का डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहले शिफ्ट दबा के सी तक सिलेक्ट चूज कर लिया, राइट, 3 कॉलम। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड से पूरा डेटा चूज कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको टेक्स्ट में ले लेता हूँ, सिंपल है। अब यहाँ पे मैं आउटसाइड पे यहाँ, हाँ यहाँ पे भी क्लिक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन से जो टोटल एक्सपीरियंस है उसे नंबर में ले लेते और इसके जो डेसिमल आए ना वो रिड्यूस करेंगे, ठीक है। हो गया। तो इतना टास्क रहने दो, मेल वगैरह का ठीक है, लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन से टेक्स्ट, फिर करेंसी का कंट्रोल शिफ्ट डाउन से उसे करेंसी, ठीक है। इंडियन में आए तो इंडियन में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद शिफ्ट से दो जो आई और जे कॉलम में डेट वाले उसको सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन से पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे क्या करना है, लॉन्ग डेट है, यहाँ पे लॉन्ग डेट ले लो, लॉन्ग डेट आते हैं और उसके बाद बाहर क्लिक करना है और डेवलपर टैब में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो। अब उस कोड को देखना है हमें, राइट। तो देखो मैक्रोज में चले जाना, यहाँ पे मास्टर db2 और ऑर्गेनाइजेशन db-test1, वो दोनों भी है, राइट। तो मास्टर वाला देखो, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, मास्टर डेटा में आ जाऊंगा, यहाँ पे साइड में क्लिक कर देता हूँ, फिर से मैक्रोज के बटन में चले जाऊंगा, मास्टर टेस्ट डीबी को चूज करूंगा और यहाँ से आप उसे रन करवा सकते हैं। देखो रन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस रन हो जाएगा। यहाँ पे देखना शीट 4 क्रिएट कर दिया। और एक बार दिखाओ, यहाँ पे नीचे देखो Yes. कैसे ऑटोमेट कर रहा है, बहुत ही फास्ट वे में करता है। मास्टर में हूँ, शीट 4, शीट 3 और शीट 1 है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्रोस पे क्लिक करूंगा और मास्टर डीबी टेस्ट 2 जो है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और रन करूंगा। रन करते ही तो देखो इस तरीके का डेटा फॉर्मेटिंग करके देता है। तो इस तरीके का ऑटोमेशन जो मैंने अभी, ये रियल टाइम ऑटोमेशन है, मैं ऑर्गेनाइजेशन में कर चुका हूँ। तो मेरा जो क्लाइंट है स्वीडिश वाला, उसके लिए ऑलमोस्ट उसके अंदर 50 लोग डेली इसी तरीके का टास्क कर रहे थे। तो उनके तरफ से मुझे रिक्वायरमेंट आया था कि हाँ, उन्हें डेटा फॉर्मेटिंग करना है। तो इतना मतलब जैसे इतना इजी बताया है ना, थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स था, तो वहाँ पे हमने उन्हें रिकॉर्डिंग वगैरह मैक्रोस बिल्ड करके दिए है। तो ऑलमोस्ट 50 एम्प्लॉयज का हमने फुल टाइम इक्विवेलेंट जो रहता है वो रिड्यूस किया है। तो उन्होंने 50 एम्प्लॉय को निकाल दिया, उसके जगह बस एक 6-7 बंदे ही रखे, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो वो मैन्युअली कर सके, और डेली उनका ऑटोमेशन का टास्क ऐसे चलता है। तो समझ में आया ऑटोमेशन कैसे होता है। Yes. ठीक है, तो Yes. ये वाला ऑटोमेशन ना गड़बड़ मत करना, क्योंकि देखो अब क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ी चीजें दिखा देता हूँ। ये मास्टर डीबी है ना, मैंने मास्टर डीबी को चूज कर दिया और इसके एडिट में जा रहा हूँ। तो एडिट में जैसे जाऊंगा ना, यहाँ पे देखो कोड है मास्टर 2 डीबी का। तो ये रिकॉर्डिंग की वजह से ना ये कोड लिख लेता है, तो हमें कोड में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने, बस हमें टास्क वगैरह कैसे परफॉर्म करना पड़ता है ना, तो ये ध्यान में रखना। समझ में आया? दोनों के कोड Yes. वहां पे आ चुके हैं। तो हम इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वीबीए पढ़ने लगे तो फिर हमें फिर और 1-1.5 महीना लगेगा वीबीए पढ़ने में इन डेप्थ में। पर ऑटोमेशन वगैरह कैसे करते हैं ये पता चल गया है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपको Mhm. एक टिप दूंगा मैं, ठीक है। ये विंडो को जो वीबीए वाला है क्लोज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखना है, आप पहले ऐसे डेटा एनालिसिस चले जाओ, राइट, या डेटा साइंटिस्ट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल में बहुत सारा काम होता है, राइट, और वहां पे वीबीए डेवलपर या वीबीए एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तब आप वीबीए जो सेपरेट कोर्स आता है लैंग्वेज, वो लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तब तक नहीं कर, तब तक आपको हाई लेवल पे पता है तो इट विल बी फाइन फॉर यू, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड आई तो फिर आप
एक एडिशनल स्किल ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट? तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड भी बढ़ जाएगा फिर। समझ में आया? Yes. ठीक है फिर। तो प्रसन्न सोनिया, ये जो वीबीए वाला जो रिकॉर्डिंग माइक्रो जो ऑटोमेशन का टास्क था ना, वो आप लोग ट्राई करना, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप ट्राई करना, गलती Yes. मत करना। वहां पे क्या होता है ना, गलती हुई तो फिर आपका कोड रन नहीं होगा, करेक्ट? जैसे मैंने स्टार्टिंग में गलती किए थे, राइट? पूरा का पूरा सिलेक्ट किया था ना कॉलम में, तो उस तरीके की कोई गलती मत करना, तो माइक्रो आपका अच्छे से वर्क हो पाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है ना, कोड फट जाता है, वहां पे फिर फिक्सिंग में हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो उतना हमारे पास टाइम नहीं है कोड फिक्स वगैरह करते बैठने के लिए। वीबीए की बात कर रहा हूँ, वीबीए में उतने डिटेल में हमें नहीं जाना, ठीक है? तो आप बस ये वाला प्रैक्टिस केयरफुली ट्राई करना, ठीक है ना? Yes. तो आज के इसमें कुछ डाउट है? ऑटोमेशन, मान लो मैक्रो, वीबीए और डेटा एनालिसिस टूल पैक में सिंपल थे ना कॉन्सेप्ट? यू गाइस फर्स्ट टाइम फेस इट, राइट? Yes. ठीक है फिर। और पाइथन और वीबीए में कोडिंग कैसी होती है पता चलेगा, राइट? पाइथन में कोडिंग करना इजी है, इट्स वेरी वेरी इजी। वीबीए इतना इजी नहीं है। कोड देख सकते हो ना यहाँ पे, देख लो। मैक्रोज में चले जाता हूँ और कौन सा भी कोड ले लो, एडिट में चले जाना, यहाँ पे देखना कितना कॉम्प्लेक्स कोड है, राइट? रेंज दिया है, A1 दिया है, सिलेक्शन कैसे करता है, राइट? तो इस तरीके का कोड रिकॉर्डिंग, हमने रिकॉर्डिंग यूज किया है ना, तो ये रिकॉर्ड क्या करता है, जो भी हम टास्क परफॉर्म किए ना अभी, जैसे कंट्रोल सी कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, राइट? शिफ्ट सेड, लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउनवर्ड एरो, राइट? तो उसका उसने कोड बना के आपको एक पूरा का पूरा ऑटोमेशन का जो वीबीए रहता है, वो आपको वीबीए में कोड दे दिया। तो उस कोड का बस हम बार बार रन करवाएंगे, सिंपल है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में वीबीए एनालिस्ट का या वीबीए डेवलपर का रोल है, तब आप वीबीए को फिर फुल कोर्स ले सकते हो। आज एक 2-3 महीने का कोर्स आता है, 1.5-2 महीने का, राइट? तो 1.5-2 महीने में वीबीए लर्न कर सकते हो। हाँ, पर वो क्या चीज़ है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलिए। मतलब आपने स्टार्ट कर या ऐसे स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है तभी उसे स्टार्ट करना, ठीक है ना? तो ऑटोमेशन का डेमो और डेटा एनालिसिस टूल पैक अपन ने कंप्लीट कर दिया। कल पावर क्वेरी एडिटर देखेंगे हम, ठीक है? तो आज के कोई इसमें कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट है? एक्चुअली मुझे एक सवाल पूछना था। हाँ, ठीक है। माइक्रोस के रिलेटेड इंटरव्यूज में क्या क्या पूछ सकते हैं? जो अभी बेसिक बताया था ना, उतना ही पूछेंगे, ओके। क्योंकि मैक्रो जो है ना, वो एक एडिशनल है, हेड ऑन है, एडिशनल स्किल है। एज ए डेटा एनालिसिस हम मैक्रो वगैरह यूज नहीं करते। तो उनका जो रोल है आपको चेक करना है, वीबीए डेवलपर या है या नहीं। अगर वो वीबीए डेवलपर या वीबीए एनालिस्ट के लिए पूछे, मतलब जो रोल है ना, तो वहाँ पे वीबीए रिलेटेड काम रहेगा। उसके वजह से फिर वो आपको मैक्रो वगैरह या विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन या लैंग्वेज डिमांड करेंगे आपसे। But MIS के लिए भी VBA required है ना? किसके So लिए? it won't be MIS के लिए. या मैथ्स के लिए नहीं, डिपेंड करेगा पर्सन। Yeah, इनमें और there is a filter. VBA must be enabled. तो ये एक्सेल जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ पे वीबीए डेवलपर भी रहते हैं। योर ऑर्गेनाइजेशन देखना, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो ना, एक काम करना, रिकॉर्डिंग स्टॉप